Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, algebraic expressions. In this chapter, we learn about generate algebraic expressions involving one or two variables. Algebraic expressions कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम इसमें one या two variables को लेके. Identify constant, coefficients, power ये सब पता करेंगे कि क्या होते हैं. Like and unlike terms, degree of expressions है ना, ये सब addition, subtraction of algebraic expressions and rules of numerical patterns, ये सारे topics हम इस chapter के अंदर cover करेंगे. So let's start. A variable can take various values. Its value is not fixed. देखो आपने algebra पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, है ना, चैप्टर था algebra. उसमें मैंने आपको सिखाए थे वेरिएबल्स. वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? x, स्मॉल लेटर ना, वी यूज लेटर्स लाइक x, y, l, m, और कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं हम टू डिनोट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए. ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. हमने इक्वेशन बनाते थे, है ना, उसको सॉल्व करते थे, फिर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे. अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है. जैसे 5, तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी, है ना. 200, -15 एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट. मतलब जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है. लेकिन वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और हम उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट से हम उनको डिनोट करते हैं. स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल l, m, है ना. वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करके वेरिएबल्स, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं. फॉर दिस वी यूज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और इसके लिए हम इनका किसमें यूज करते हैं? जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों जो बेस ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के, उनका यूज करते हैं. ठीक है, तो क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? कि जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं. और वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, है ना, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और इनको हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. और जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे नंबर्स 5, 200, 10, 20, दीज आर ऑल कांस्टेंट और उनकी वैल्यू फिक्स होती है. और इन दोनों को कंबाइन करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 2y minus 15 is obtained by multiplying the variables y by 2 and then subtracting 15 from it. अब देखो ये 2y minus 15 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और वो कैसे बना है? जब हमने एक वेरिएबल y को 2 से मल्टीप्लाई किया और उससे हमने 15 को सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट. फ्रॉम इट मतलब y को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको जो प्रोडक्ट मिला 2y, उससे हमने 15 को सब्ट्रैक्ट किया. द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5x square is obtained by multiplying the variable x by itself and then multiplying the product by 5 and so on. अब ये एक algebraic expression, क्योंकि देखो कांस्टेंट है और वेरिएबल्स है. कैसे मिला हमको? जब हमने x को x से ही मल्टीप्लाई किया, obtained by multiplying the variables x by itself, मतलब x को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया x square, और जो प्रोडक्ट आया उसको फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट बाय 5. तो इस तरीके से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं. कैसे बनते हैं? जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं. ठीक है, देखो ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 230. उसके 230 पेज पर आपको ये कुछ ट्राई दिस दिए हुए हैं. डिस्क्राइब
हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि वो कैसे बने हैं। जैसे फर्स्ट 7xy प्लस 5। अब देखो उसमें दो वेरिएबल्स हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग x एंड y वी गेट xy। जब हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट xy, है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग xy बाय 7, अब xy को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 7xy। सेकेंड स्टेप हो गया। ऑन एडिंग 5 टू 7xy वी गेट 7xy प्लस 5। समझ में किस तरीके से मिला। पहले क्या किया, x और y को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया xy, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे xy को मल्टीप्लाई किया 7 से, देन वी गेट 7xy, फिर हमें मिल गया 7xy। ऑन एडिंग 5 टू 7xy वी गेट 7xy प्लस 5। तो ये हो गया उसका किस तरीके से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना है। सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई। तो क्या करेंगे, पहले ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स बाई एक्स, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, है ना। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला एक्स स्क्वायर। फिर उसके प्रोडक्ट में ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर बाय वाई, फिर एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट एक्स स्क्वायर वाई। समझ में है ना कैसे। देखो x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर y। ये याद रखना है आपको, कोई भी दो वेरिएबल हो या एक वेरिएबल और एक नंबर हो, उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इट मींस वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और हम जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्लस माइनस ये सब साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते। देखो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया, तो हमें अपने आप ही समझ लेना है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है। थर्ड देखो 4x स्क्वायर माइनस 5x। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग x बाय x, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर। देन मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर बाय 4, फिर एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर मिल गया। ऑन मल्टीप्लाइंग x बाय 5, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 5x। ओके, वी गेट 5x। देन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम 4x स्क्वायर, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जिसके आगे सब्ट्रैक्ट लिखते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके आगे फ्रॉम लिखते हैं उससे। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आगे लिखा है तो मतलब ये फ्रॉम आएगा। तो क्या, जब हमें x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 5x। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम 4x स्क्वायर वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 5x। समझ में, स्टेप बाय स्टेप दिया है देखो। Okay, now next. Terms of an expression. Consider the expression 5x plus 7. In order to form 5x plus 7, we multiply x by 5 to give 5x and then add 7 to it to give 5x plus 7. The terms of the expression 5x plus 7 are 5x and 7. Consider the expression 5x square minus 3xy. देखो टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन में टर्म्स, इस पे देखो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x प्लस 2 प्लस 7। अब मैं इसमें पूछूं आपको कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप क्या देख रहे हो, जब हमने x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5x, फिर उसमें हमने 7 को ऐड किया तो हमें मिला 5x प्लस 7। तो इसमें दो टर्म्स हो गई, एक 5x जब x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 5x, और एक 7 जब हमने 7 को ऐड किया 5x में। तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है। मतलब द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस 5x plus 7 are 5x and 7. कंसिडर द एक्सप्रेशन, ये आज जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ बेटा, इसमें सारे आपके जो टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं वही सब आज एक्सप्लेन करूंगी। देखो, कंसिडर द एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 3xy minus 3xy. The terms of this expression are 5x square and minus 3xy and not 5x square and 3xy. तो अब इसमें देखो
यहाँ तो प्लस था तो प्लस का साइन तो हम नहीं लगाते। देखो इस वाले टर्म्स में क्या था 5x + 7, तो इसके टर्म्स हो गए थे 5x और 7। लेकिन इस टर्म में 5x² - 3xy है, तो इसमें कौन सी टर्म्स हो जाएगी 5x² और दूसरी टर्म होगी -3xy, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस। देखो वहां पे इसलिए क्लियरली लिखा है कि इसकी जो टर्म्स बनी वो बनी 5x² एंड -3xy, नॉट 5x² एंड 3xy। जिसके आगे माइनस लगा है तो उसके आगे माइनस उसको लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट नोट द माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द टर्म्स। देखो यहाँ पे बताया है कि जो माइनस साइन होता है वो टर्म में इंक्लूड करना है। इन द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy we took the term as -3xy and not as 3xy। अगर टर्म में आपका माइनस साइन है 4x² - 3xy है तो हम जो है वो -3xy टर्म लेंगे, हम 3xy नहीं लेंगे। That is why we do not need to say that terms are added or subtracted to form an expression. Just added is enough. तो मतलब इसका मतलब हम जो है जब हम टर्म्स, that is why we do not need to say that terms are added or subtracted, इसलिए हम उसमें ये टर्म यूज नहीं करते हैं खाली एक्सप्रेशन बनाने के लिए। हम जस्ट एडेड इज इनफ, एडेड ही बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। अगर आपको टर्म्स पूछे जाए कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हो और इसमें टर्म्स पूछे जाए कि क्या कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो अगर नेगेटिव साइन है किसी टर्म के आगे तो आपको वो लेना है, इंक्लूड करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे 4x² - 3xy, तो एक टर्म हो गई 4x² और दूसरी जो टर्म हुई वो हुई -3xy, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब देखो अभी आपने क्या पढ़े, टर्म्स पढ़े। पहले आपने वेरिएबल पढ़ लिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर आपने कांस्टेंट पढ़े, है ना, कि नंबर्स जो, और वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो नंबर्स जैसे 5, 10, 20। फिर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके, किनको, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने टर्म्स देखे कि टर्म्स किसको बोलते हैं। देन अब है फैक्टर्स ऑफ, अब टर्म्स के क्या फैक्टर्स होते हैं। वी सॉ अबव दैट द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। ये किससे बनी है एक्सप्रेशन, दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, 4x² एंड -3xy। द टर्म 4x² इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड x। समझ में आ रहा है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलके बनी है, फर्स्ट 4x² एंड सेकंड -3xy। अब ये जो फर्स्ट टर्म है 4x² वो किससे बनी है, वो इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 × x × x। We say that 4x and x are the factors of the term 4x²। समझ में आया। फैक्टर ऑफ अ टर्म, जो टर्म जिससे मिलके बनी होती है, these are the factors of this term। वो जो है उस फैक्टर्स के, उस टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया 4x² इज अ वन टर्म, तो ये किससे मिलके बना है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4x और x। So we say that 4x and x are the factors of the term 4x²। A term is a product of its factor। तो टर्म क्या होती है, वो उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट होती है ना। जब मैं 4 और x को मल्टीप्लाई करूंगी तो वी गेट 4x²। तो ये टर्म जो मिली मुझे 4x², वो क्या मिली, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट, है ना। अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। द टर्म -3xy इज अ प्रोडक्ट ऑफ -3x एंड y। और -3xy किसका प्रोडक्ट है, -3x एंड y का प्रोडक्ट है। तो समझ में आया टर्म्स क्या होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म से मिलकर बनी है, और वो टर्म जो जिसका प्रोडक्ट होता है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। जैसे यहाँ बताया देखो 4x² और -3xy, तो एक टर्म हो गया 4x², इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म। और दूसरा क्या हो गया -3xy। अब 4xy किससे मिलकर बना है, 4xx। so these are the factors of this term। ये जो है इस टर्म के फैक्टर हो गए, और ये -3x और y इसके फैक्टर्स हो गए।
समझ में आया? अब आता है कोफिशिएंट। टर्म समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया, अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल फैक्टर is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. For example, in the term 2xy, 2 is the coefficient of xy. किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या सिंपली उसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। मतलब टर्म के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, अगर उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर है तो वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2xy, ये एक टर्म है, इसके फैक्टर्स क्या है? 2x और y। तो इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर है तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। तो xy का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2 इन -6x² y²। तो -6, देखो उसके आगे माइनस लगा है तो हमें वो लेना है, ठीक है? तो -6 is the coefficient of x² y². Sometimes the word coefficient is used in more general way. See, for example, in 3xy², 3 is the coefficient of xy², x is the coefficient of 3y², and y² is the coefficient of 3x. तो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट इज यूज्ड इन मोर जनरल वे। ऐसे भी देखो न्यूमेरिकल जो है वो तो है ही है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ द टर्म भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हम मोर जनरल वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक टर्म है 3xy², अगर मैं पूछूं 3 क्या है? 3 जो है वो xy² का कोफिशिएंट है। x क्या है? x जो है वो 3y² का कोफिशिएंट है। और y² क्या है? y² इज द कोफिशिएंट ऑफ 3x। देखो, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 231। व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस? अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनमें टर्म्स क्या हैं? शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म। अब ये शो करना है कि वो टर्म्स कैसे बनी है। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम ऑफ ईच एक्सप्रेशन, और हर एक्सप्रेशन का ट्री डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 8y प्लस 3x²। फर्स्ट इज 8y प्लस 3x²। तो अब इसके अंदर कौन कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, 8y और 3x² है ना। 8y एंड 3x² आर द टू टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की दो टर्म्स है। अब टर्म 8y कैसे बनी है? मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल y बाय द कांस्टेंट 8। देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ना। तो ये 8y जो टर्म है वो कैसे बनी है? एक वेरिएबल y और एक कांस्टेंट 8 को मल्टीप्लाई करके बनी है। और दूसरी टर्म क्या है? 3x²। ये कैसे बनी है? फर्स्ट मल्टीप्लाइंग x, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल x बाय इटसेल्फ। पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो वी गेट x² एंड देन मल्टीप्लाइंग x² बाय द कांस्टेंट 3। फिर उस x² को एक कांस्टेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 3x²। क्योंकि क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। टर्म्स क्या है और उनका मतलब वो कैसे बनी है वो बताना है। तो टर्म्स तो उसमें 8y प्लस 3x² में दो टर्म है, 8y और 3x²। 8y कैसे बना? कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। और 3x² कैसे बना? x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट x², देन x² को मल्टीप्लाई किया 3 से तो वी गेट 3x²। अब इसका डायग्राम, ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम मतलब फैक्टर्स और कॉन्स बताने। तो देखो द ट्री डायग्राम, एक्सप्रेशंस क्या है? 8y प्लस 3x²। अब इसमें टर्म्स क्या है? 8y एक टर्म है, 3x² दूसरी टर्म है। 8y के क्या फैक्टर्स है? 8 और y। और 3x² इस टर्म के क्या फैक्टर है? 3x एंड x। तो समझ में आ गया क्या टर्म्स होते हैं? क्या क्या मैंने आपको बताया? वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन टर्म्स कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से टर्म से मिलकर बनी है। फिर फैक्टर्स कि वो टर्म जो है वो किस किस फैक्टर से बना है। एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब किसी भी टर्म में अगर नंबर है तो ये 8 जैसे इस y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7mn - 4। अब इसमें कौन सी दो टर्म्स है? एक 7mn
एंड एक -4 आर द टू टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। अब ये टर्म 7mn कैसे मिलके बनी है? तो 7mn इज फॉर्म बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल m एंड n। पहले m और n को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट mn, एंड देन मल्टीप्लाइंग mn बाय द कांस्टेंट 7। फिर उस mn को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 7mn। ठीक है, और उसके बाद क्या है उसका -4, 7mn -4। तो -4 क्या है? इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है, -4 इज अ कांस्टेंट। अब ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? 7mn -4, तो दो टर्म्स कौन सी है? ये हो गया एक्सप्रेशन, सी एक्सप्रेशन। फिर इसके टर्म्स क्या हो गए? 7mn एंड -4। 7mn के फैक्टर्स क्या हो गए? 7m और n, और इसके फैक्टर्स क्या हो गए? -4। तो दिस इज द ट्री डायग्राम ऑफ 7mn -4। यहाँ पे भी सेम वही दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड इज 2x²y। 2x² इज द ओनली टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें कोई और दूसरा टर्म है नहीं, खाली एक ही टर्म है 2x²y। और वो हमें कैसे मिला? पहले हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x², देन x² को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट x²y, एंड देन मल्टीप्लाइंग x²y बाय द कांस्टेंट 2। फिर हमने क्या किया? x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2x²y। समझ में आया? और इसमें एक ही टर्म है, कोई दूसरी टर्म दिख रही है पीछे? नहीं। सो इज द ओनली टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? तो ट्री डायग्राम 2x²y तो बनेगा, वो एक्सप्रेशन हो गया 2x²y, और टर्म हो गई 2x²y, और फैक्टर्स 2x, x और y, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। तो समझ में आया कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कैसे हम उसमें से टर्म्स बताते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म्स हैं, और फिर उन टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड करना कि वो टर्म किससे मिलके बना है, तो वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। नाउ राइट 3 एक्सप्रेशंस ईच हैविंग 4 टर्म्स। अब यहाँ पे कोई भी 3 एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं जिसमें कम से कम 4 टर्म्स हो। तो देखो 5x3 -3x² + 6x + 7, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। 3x, या आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें बोला है हैविंग 4 टर्म्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। फिर दूसरा ट्राई दीज है गिवन ऑन पेज नंबर 231। Identify the coefficients of the terms of the following expressions। अब यहाँ पे जो expressions दिए हुए हैं उनके coefficients find करने हैं। First is 4x - 3y। The coefficient of x in the term 4x is 4, है ना? 4x में x का coefficient क्या है? 4, and the coefficient of y in the terms -3y में क्या है? -3, है ना? कोफिशिएंट पूछा है तो दो टर्म है उसके अंदर, एक 4x और एक -3y। तो 4x में x का कोफिशिएंट 4 एंड -3y में y का कोफिशिएंट -3। सेकंड है a + b + 5। तो कोफिशिएंट जिसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ये याद रखना है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ a इज 1, कोफिशिएंट ऑफ b इज 1, कोफिशिएंट ऑफ 5 इज 1। समझ में आया? कोई भी अगर वेरिएबल दिया हुआ है उसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। नाउ थर्ड 2y + 5। तो कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म 2y इज 2, है ना? 2y टर्म के अंदर उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ 5 इज 1। For 2xy, the coefficient of xy is 2, and coefficient of x in the term 2xy is 2y। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सी 2xy है, 2xy में xy जो हो गया वो the coefficient of xy in the term 2xy is 2, xy का coefficient 2, the coefficient of x in terms of 2xy is 2y, x का coefficient 2y, and the coefficient of y in the terms of 2xy is 2x। मतलब अगर जितने 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर में से अगर ये xy का कोफिशिएंट 2 हो गया, x का कोफिशिएंट 2y हो गया, और y का कोफिशिएंट 2x हो जाएगा। ठीक है,
अब आता है like terms और unlike terms. Terms having the same algebraic factors are like terms. ऐसे टर्म्स जिनमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर मतलब फैक्टर्स जिसमें सेम हो, जैसे देखो a 5a 10a 29a, तो सब में जो वेरिएबल वाला फैक्टर्स है वो सेम है, तो आर लाइक टर्म्स. जैसे 20xy 79xy 98xy, these are all like terms. 11z 21z 165z 300z are like terms, है ना, जिसमें सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स. अब है अनलाइक टर्म्स. देखो, terms having different algebraic factors जैसे 2x 5y 11xy 3x square 7y square are all unlike terms. देखो इसमें जो algebraic factors हैं वो अलग अलग है, यहाँ y square या x square या xy, ये y ये x, these all are unlike terms. तो समझ में आया, जिस टर्म्स में algebraic factors सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स, और जिसमें algebraic factors अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, these are called unlike terms. Okay, try these given on page number 233. Group the like terms together from the following. अब यहाँ पे देखो ये कुछ बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, इन टर्म्स में से आपको लाइक टर्म्स चूज करने हैं. 12x 12 minus 25x minus 25 minus 25y 1x 12y y. तो देखो 12x minus 25x और x ये हो गए लाइक टर्म्स, एंड दूसरा हो गया -25y 12y और y, ये हो गया दूसरा लाइक टर्म्स c. ये देखो, और जो नंबर बच गए 12 -25 एंड 1, ये आर लाइक टर्म्स. तो जो x वाले थे वो एक साथ आ गए, y वालों को एक साथ ले लिया, और जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बचे वो अलग से लाइक टर्म्स हो गए. यही पूछा था उन्होंने, यहाँ पे कुछ टर्म्स दे दिए थे, इनमें से हमें ग्रुप करना था लाइक टर्म्स में, तो जिसमें सेम सेम एल्जेब्रिक वो जो वेरिएबल्स थे वो सेम थे, वो लाइक उसमें आ गए टर्म्स में. और जो है ना, तो ये 12x -25x और x ये एक ग्रुप में आ गया, -25y 12y और y ये एक ग्रुप में आ गया, एंड 12 -25 और 1 ये थर्ड ग्रुप में आ गया. दीज आर लाइक टर्म्स. क्लियर, यहां तक सब समझ में आ रहा है? तो समझ में आया अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया? क्या क्या समझाया? पहले तो मैंने बताया वेरिएबल्स, है ना, कि हम वेरिएबल्स जो होते हैं जो हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जिनको x y l m, और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो आपने मैंने बताया था अलजेब्रा चैप्टर मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताए थे, है ना. फिर उसके बाद मैंने बताया कांस्टेंट, जैसे 5 10 100 200, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, और जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर मैंने टर्म्स बताए कि 2 टर्म से 3 टर्म से 4 टर्म से कितने टर्म से मिलके वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. फिर वो जो टर्म होता है एक टर्म, वो भी फैक्टर से मिलके बनता है. फिर मैंने आपको उसके फैक्टर्स बताए किस तरीके से वो फैक्टर से मिलके बनता है. यहां तक मैंने पढ़ाया आपको, है ना. सी ये एडिशन फॉलोइंग टर्म्स फाइंड करना बताया. टर्म्स के बाद फिर मैंने आपको फैक्टर्स सिखाए. फिर उसका मैंने कोफिशिएंट बताया, कोफिशिएंट क्या होता है ना. ये देखो टर्म्स बताया, इसके ये फैक्टर्स ट्री बताया कैसे कैसे वो फैक्टर से मिलके बना होता है ना, ये सब बताया. ये देखो एक्सप्रेशंस का ये टर्म्स हो गए, फिर ये 8 और y फैक्टर से मिलके बना है, ये सब बताया आपको. सी ये सब मैंने आपको अभी तक बताया. फिर उसके बाद टर्म्स हो गया, फिर कोफिशिएंट आ गया. कोफिशिएंट क्या होता है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट मैंने आपको बताया. उसके बाद लाइक टर्म्स बताया कि टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, जो टर्म्स में सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जिसमें डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. यहां तक समझ में आ गया. अब आता है ट्राई दीज, मैंने आपको कराया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया. नाउ मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये 4 टर्म्स हैं. इन टर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं, देखो कौन कौन सी, मोनोमियल्स,
binomials, trinomials and polynomials. And expressions with only one term, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें खाली वन टर्म होता है इज कॉल्ड मोनोमियल, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 7x², 2xy, 20z, दीज ऑल आर मोनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। समझ में आ रहा है? उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। और ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें टू अनलाइक, अनलाइक मतलब डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल x + 2y, देखो एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, इसलिए क्या बन गया? ये बाइनोमियल। 2m + 7n, वन टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो इसलिए क्या हो गया? दो टर्म हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बाइनोमियल। a² + b², इसमें भी दो टर्म हो गए, a² और b², इसलिए ये क्या हो गया? बाइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स किसको बोलते हैं? जिसमें खाली वन टर्म हो, दीज आर, उसको कहते हैं मोनोमियल। और जिस एक्सप्रेशन में टू अनलाइक टर्म्स हो उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब देखो, एन एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स थ्री टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें थ्री टर्म्स हो, जैसे m + n + 2p, 2x² + y + 2x, तो देखो 1 2 3 टर्म, 1 2 3, a + 2b + 5 आर ट्राइनोमियल्स। ये कैसी एक्सप्रेशंस है? क्योंकि इसमें तीन टर्म है, इसे these are called trinomials. So in general, an expression with one or more term is called a polynomials. तो हम जनरल expression with one or more term is called a polynomials. Thus a monomial, binomial and a trinomial are all polynomials. तो in general हम क्या बोलते हैं? expression with one or more term, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या हो गए? पॉलिनोमियल्स हो गए। तो समझ में आया क्या होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स? मोनोमियल में जिसमें एक टर्म हो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में खाली एक ही टर्म हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। और ऐसे एक्सप्रेशन जो जिसके अंदर तीन टर्म्स हो आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ओके, और यहाँ पे देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। ट्राई दिस, गिवन ऑन पेज नंबर 233. So the first is A. So expressions, A has only one term, so it is monomial. A plus B has two terms, A and B, it is binomial. Expression AB plus A plus B has three terms, 1 2 3, so it is a trinomial. The expression AB plus A plus B minus 5 has four terms, so it is a polynomial. मतलब एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, और जब तीन से ज्यादा टर्म्स हो तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। द एक्सप्रेशन xy has only one term, so it is a monomial. एक्सप्रेशन xy plus 5, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? एक xy और एक 5, दो टर्म्स, तो इट इज अ बाइनोमियल। द एक्सप्रेशन 5x² minus x plus 2, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3, थ्री टर्म्स, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। द एक्सप्रेशन 4pq minus 3q plus 5p has three terms, अब इसमें कितने टर्म्स है? थ्री टर्म्स है, 1 2 3, तो इट इज ट्राइनोमियल। द एक्सप्रेशन 7 has only one term, 7 खाली वन टर्म हो गया, तो इट इज अ मोनोमियल। द एक्सप्रेशन 4m minus 7n plus 10, इसमें 1 2 3, थ्री टर्म्स है, सो इट इज trinomial. And the expression 4mn plus 7 has two terms, इसमें दो टर्म्स है, so it is a binomial. ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में ना आपको सिर्फ टर्म्स, फैक्टर्स, एक्सप्रेशंस, है ना, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो मतलब बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की, वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कराऊंगी। तो बहुत जरूरी है कि ये सब आपको आना चाहिए। अगर कोई आपको पूछे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हाट इज फैक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म से मिलके बना होता है, और जो टर्म होता है वो फैक्टर से मिलके बना होता है। कैसे आप उसको फैक्टर ट्री में रिप्रेजेंट करके बताओगे, वो मैंने आपको बताया।
फिर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ही आप आगे इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ध्यान से वीडियो को देखना, और कोई अगर क्वेरी होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो 4 to 5 के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।